अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमी खान और वन एंड ओनली आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है स्क्रीन टाइम पे। जी हाँ, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपको एक ज़बरदस्त सी जगह। डीएचए में मौजूद हूँ और डीएचए में क्यों मौजूद हूँ, किसके पास आई हूँ, वो कौन है जो आज आपको और मुझे बहुत सारी बातें बताने वाला है। ये देखने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ अंदर। तो आए चले क्लिनिक के अंदर। जी, जैसे कि आपके सवालों ने, मैसेजेस ने, कॉल्स ने आज का प्रोग्राम करने पे हमें मजबूर किया और ये मजबूरी थी जिसे हम भी चाहते थे करना, क्योंकि बहुत सारी वो बातें और डिटेल्स रह गई थी जो आपने पूछनी चाहिए और हमें बताया हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से। और ना सिर्फ इस प्रोग्राम में बल्कि डॉक्टर साहब को भी कॉल्स आई, इनके स्टाफ को भी कॉल आई और हमने और मेरी टीम ने और डॉक्टर साहब ने ये फैसला किया कि आज ये प्रोग्राम फिर आपके लिए डिज़ाइन किया जाए। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त क्लिनिक में डॉक्टर मोहम्मद अमजद इकबाल भट्टी के साथ, जिन्होंने हमें टाइम दिया और आज हम इस डिस्कशन को करेंगे जो आपने हमसे चाहा कि हम करें। वो टॉपिक जो आजकल बहुत आम है, बच्चा इस बात को फेस कर रहा है और वो है डायबिटिक। तो शुगर के बारे में आज हम ये प्रोग्राम करने आए हैं। आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब के साथ, जो कि है पाइल्स और आजकल की बढ़ती हुई आबादी और ग़िज़ा में ये प्रॉब्लम किसी भी एज में हो रहा है। तो पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि पाइल्स के हवाले से वो क्या बताना चाहेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे मरीज आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत। बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने दोबारा से हमें वक्त दिया और बहुत सारे मैसेजेस और यकीनन आपके पास भी कॉल्स आ रही होंगी इस प्रोग्राम के हवाले से। आज बात करने जा रहे हैं, लोगों की क्यूरी है और जानना चाहते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाइल्स के हवाले से, कैसा मर्ज है, क्यों हो जाता है और ये फिर होता है, तमाम तफसीलात से आगाह करें। जी हाँ, बिल्कुल। ये पाइल्स जो है इसको हम उर्फ़ आम में बवासीर की शिकायत कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में पाइल्स को कहते हैं। और इसमें दो तरह की पाइल्स होती है, एक खूनी होती है और एक बादी होती है। बादी में ये होता है कि उसके अंदर मकद में शदीद जलन होगी और उसके अलावा उसके अंदर दर्द होगा कि आदमी बैठना उठना जो है वो मुश्किल हो जाता है और शदीद इंसान तकलीफ़ के अंदर होता है। और उमूमन उसके साथ साथ उसको कब्ज़ की शिकायत होगी और कब्ज़ की वजह से जो है पूरे मैदे में उसके शदीद जलन और दर्द की कैफियत महसूस कर रहा होगा, हत्ता कि उसकी अपनी जिस्म पे पसीने आ रहे होंगे, पूरी उसकी हालत होगी। ये एक हज़यानी सी कैफियत हो जाती है इस बवासीर की शिकायत में। जो खूनी बवासीर होती है उसके अंदर खून आता है ब्लड स्टूल के साथ, लेकिन उसके अंदर जो है ना दर्द कम होता है उसमें, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। हाँ, बाज़ का जब वो मर्ज़ पुराना हो जाता है ब्लीडिंग करते करते तो ब्लैक कलर का भी खून आने लग जाता है पखाने के साथ। तो ये बड़ी बुरी बीमारी है और बड़ी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है ये। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो खुराक का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और ख़ास तौर पर हमारे कराची के माशरे में, हैदराबाद में और सिंध के इलाकों में आम तौर पे जो है ना बिरयानी का इस्तेमाल, बड़े गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। और गोश्त का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, सबके हम सब्जियों को, दालों को अवॉइड करने लगे हैं। तो मेरी आप सब मरीज़ों से यही गुजारिश है कि अपने मैदे के निज़ाम को बेहतर करें। जब तक आपका मैदे का निज़ाम बेहतर नहीं होगा उस वक्त तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। और दूसरी बात ये कि अक्सर आप एलोपैथिक डॉक्टरों के पास जाएँ तो ऑपरेशन का मशवरा देते हैं। ऑपरेशन एक आर्जी हल है, क्योंकि ये जो तकलीफ़ होती है वो इंटरक्लूम में होती है, बड़ी आंत के अंदर, और वहीं से ये तकलीफ़ बढ़ती है। ठीक है, तो उसके बाद जो होता है ये इंटरक्लूम में ज़ख़म हो जाते हैं, लेकिन जब आदमी वाशरूम जाता है तो उसके बाद उस जोर लगाने पे स्टूल के साथ साथ जो है ब्लड भी खारिज होने लगता है। और अगर ब्लीडिंग पाइल्स ना हो, ब्लाइंड पाइल्स हो, तो शदीद दर्द और जलन की शिकायत शुरू हो जाती है। तो ऐसी दोनों सूरतों में ये तकलीफ़ जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन जाती है। तो इसका इलाज यही है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए ट्रीटमेंट करें। इसका एक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है मेडिसिन का, फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरा ये कि जितनी भी आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आप पी रहे हैं या आप गैर ज़रूरी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं वो सब बंद करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। ठीक है, लाइट सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल कर लें, दूध का इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ें इस्तेमाल करने से तकलीफ़ की जो कैफियत है वो कम हो जाती है। और दूसरे ऐसे कि जो पहले अल्सर के पेशेंट रहे हों या मैदे के मरीज़ रहे हों या जिनको जिगर की तकलीफ़ें रही हों, वो भी इस पाइल्स की तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने जिस्म को अमूमन गीला रखते हैं
और नीचे का जो पोर्शन है अमूमन उनका गीला रहता है और उसकी वजह से, नमी की वजह से भी ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। और ज़्यादा देर जो बैठने वाले ऑफिस में लोग हैं जो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लगातार ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, उनको भी ये शिकायत हो जाती है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप ऐसी कुर्सी इस्तेमाल करें कि जो आजकल बेंच वाली कुर्सी होती है उसका इस्तेमाल करें ताकि हवा लगती रहे, जिस्म आपको खुला रहे। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अब जो बहुत ज़्यादा बसियार खोरी है उसको मत करें। और केक, पेस्ट्री, बिस्कुट और केक और इस तरह की जो ज़्यादा आप चीज़ें खाने वाले लोग हैं उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि इन चीज़ों से अवॉइड करें और अपनी खुराक को बेहतर करने की कोशिश करें। वीवर्स, आप या आपके प्यारे किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं और आप डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी से रब्ता करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें और किसी भी मर्ज़ में जो अब तक आप क्योर नहीं कर पाए हैं, जिसका इलाज अभी तक मुमकिन नहीं है, वो डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी से मिलकर यकीनी तौर पर हो जाएगा। कॉल्स करें या इनके तीनों क्लिनिक्स पे विज़िट करें जो कि है नाज़माबाद में, सदर में और DHA में। जी वीवर्स, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ग़िज़ा का सही इस्तेमाल, मैदे में बहुत सारी ऐसे चीज़ें हो रही होती हैं, चेंजेस आ रहे होते हैं जो यकीनन आपको और हमें उसका इल्म नहीं, और उसके लिए डॉक्टर ही और होम्योपैथिक से बेहतर मैं समझती हूँ, जिसका कोई नुकसान नहीं, होम्योपैथिक से बेहतर और क्या हो सकता है। आपकी नहायत कॉल्स और डॉक्टर साहब के पास भी मैसेजेस भी और हमारे पास भी हमने कॉल्स और मैसेजेस आपके रिसीव किए। आज ये स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है डॉक्टर साहब के साथ आपके लिए, ताकि हम इस टॉपिक पे खुल के बात कर सकें। बहुत सारे और मैसेजेस हैं जिसे मैं इस प्रोग्राम में शामिल करूंगी, लेकिन इस वक्त मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आपने जैसे डिटेल बताई मुझे और मेरे नाज़रीन को कि बेसिकली ये खुराक की लापरवाही से होता है या फिर हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारा मामले हों सेहत के, वो उससे होता है। लेकिन इसका स्टार्ट क्या है? क्या मैदे में ख़राबी पहली वजह है जो हम मॉनिटर नहीं कर पाते, लोगों को सिम्टम्स आ रहे होते हैं, या डायरेक्ट पाइल्स की ही तरफ यानी कि बवासीर की तरफ ही इंसान चला जाता है, मरीज़ चला जाता है? देखें, मेन चीज़ तो पेट का निज़ाम है, मैदा है, जो आपने खाना है वही मैदे ने हज़म करना है। लेकिन इससे रिलेटेड आपका जिगर का निज़ाम है। जब आपका जिगर का निज़ाम ख़राब होगा और मैदे का निज़ाम भी आपका डिस्टर्ब होगा और बड़ी आंत में भी आपकी तकलीफ़ होगी तो यकीनी बात है उसका असर सब जो है वो मकद पे पड़ेगा। और होता क्या है कि इसकी वजह से मकद पे मस्से निकल आते हैं। कभी किसी को एक मस्सा निकल आएगा, या बाज़ का 2-3 मस्से निकल आते हैं। बाज़ लोगों को उसकी वजह से तकलीफ़ नहीं होती, बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा शदीद जलन होता, दर्द होना शुरू हो जाता है। बेसिकली ये जो बड़ी आंत है ना आपके इंटरकोलम, उसी में से वो स्वेलिंग होके बाहर के हिस्से में वो तकलीफ़ आ जाती है। तो अमूमन कहा जाता है कि जी इसको ऑपरेशन करा लें, लेकिन वो ऑपरेशन हल नहीं है, क्योंकि असल तकलीफ़ आपके मैदे के अंदर है। जब तक आपका पेट का निज़ाम सही काम नहीं करेगा उस वक्त तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। और इसका होम्योपैथिक में इलाज है, 2 से 3 महीने का इलाज है। रेगुलर लगकर इलाज कराएं तो ये तकलीफ़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, बार बार ये मर्ज़ नहीं होता। मेडिकल की दवाइयों में ये होता है कि वक्ती तौर पे आपको रिलीफ़ मिल जाता है, ठीक है, और रिलीफ़ मिलने के बाद आप जब जैसे दोबारा वही खाने पीने की चीज़ें दोबारा शुरू कर देते हैं जो आप अपना परहेज़ नहीं कर रहे होते, तो लामाला क्या होता है कि 2-3 महीने के बाद फिर वही से तकलीफ़ शुरू हो जाती है जो आपने पहले आपके साथ हो चुका होता है। तो एहतियात करनी यही है कि मेन चीज़ ये है कि इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। खुराक को अगर आप जब तक अपने बैलेंस नहीं करेंगे, खुराक को आप डाइट को नॉर्मल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी ये तकलीफ़ बार बार भी हो सकती है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ ऐसी मेडिसिन है कि जो हम साथ जो परहेज़ बता देते हैं उसका इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे इसमें लौकी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। लौकी ठंडी भी होती है। लौकी ठंडी होती है, लौकी का इस्तेमाल करें। और जैसे गाजर है, टिंडे हैं, लौकी है, और इसके अलावा तोरई है, शलजम है, जितनी हल्की सब्जियां ना उनका इस्तेमाल जारी रखें। सब्जियों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल कर लें, दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और आप जो भी हैं, बड़ा गोश्त हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गई, सालन में बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें और गर्म मसाले हो गए, इन चीज़ों से अवॉइड करें, ये ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और व्यूअर्स, आपकी भी जो भी क्यूरीज
हों, आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहें, अपॉइंटमेंट लेना चाहें, अपने सवालात पूछना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की 3 क्लिनिक मौजूद हैं कराची में, जो आपके घर से नज़दीक है, वहाँ आप जा सकते हैं। इस वक्त हम डिफेंस में मौजूद हैं डॉक्टर साहब की क्लिनिक में। इसके अलावा डॉक्टर साहब सदर और नाज़माबाद की तरफ भी होते हैं। जो डेज़ आपको कन्वीनियंट हो डॉक्टर साहब से हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि आप जब जहाँ जिस वक्त जाना चाहें, और कोई कैद नहीं है, आप जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कम अज़ कम उस जो जिन मसाइल में आप फंसे हैं या आपके प्यारे फंसे हैं वहाँ आप उनको दिखा सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने अपनी बातों में बताया कि 2 से 3 महीने में, हो सकता है इससे भी जल्दी आपको शिफा आपको मिल जाए, लेकिन इलाज कराना सुन्नत है। और जब होम्योपैथिक और डॉक्टर साहब जैसे लोग मौजूद हैं तो देर किस बात की है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी अपनी क्लिनिक की डिटेल भी मरीज़ों को दें, ताकि जैसे कि प्रीवियस प्रोग्राम में लोगों ने आपकी तरफ रब्ता किया और आए और अपनी क्यूरीज पूछी, थोड़ा सा मैं, क्योंकि ये भी एक बहुत हमारे माशरे का अलमिया है कि लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं कि नहीं सही हो जाएगा, या बड़े बूढ़ों से पूछ लेते हैं, वो कहते हैं ऐसा हो जाता है। स्पेशली मैं उन ख़वातीन की बात करूँगी जो आफ्टर डिलीवरी जिनको ये इशूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता और कहा यह जाता है कि अच्छा हाँ अभी तो डिलीवरी हुई है तो सिस्टम में हिला हुआ है, ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है, और डॉक्टर के पास जाने से रोका जाता है। तो आफ्टर डिलीवरी भी ख़वातीन आ सकती हैं, होम्योपैथिक इलाज करा सकती हैं, क्योंकि एक बेबी को बर्थ करना एक अलग निज़ाम है और पाइल्स का होना एक अलग सिलसिला है। वो बॉडी की वीकनेस से मेरे ख्याल से हो सकता है, लेकिन उसका भी इलाज है। बिल्कुल है। असल में बात ये होती है कि जिन दिनों में हमल ठहरा हुआ होता है और बच्चे की पैदाइश का मरहला होता है, उन दिनों में आमतौर पर आयरन की मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती हैं। विटामिन बी और कम्प्लेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराए जाते हैं। तो बाज़ औरतों को वो चीज़ें सूट करती हैं, बाज़ औरतों को नहीं सूट करती हैं। जिनको सूट करती हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिनको सूट नहीं करती उसकी वजह से उन्हें पाइल्स की तकलीफ़ हो जाती है। पाइल्स की तकलीफ़ होने की वजह से वो इतनी शदीद जलन और तकलीफ़ होती है कि वो उन्हें अपनी सारा सिस्टम जो जिस्म को भूल जाती हैं, जो तकलीफ़ दर्द में होती हैं, तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से जल्द आराम आ जाए। तो उसका तरीका यही है कि आप बिल्कुल लाइट खुराक पर आ जाएं। और दूसरी बात यह है कि जो आप विटामिन की या आप आयरन की मेडिसिन यूज़ कर रही हैं, वक्ती तौर पर उनको मौकूफ़ कर दें थोड़े दिन के लिए, ताकि जो तकलीफ़ की शिद्दत आपकी वो कंट्रोल में आ जाए। ठीक है। और जब वो कंट्रोल में आ जाए, उसके साथ साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी इस्तेमाल करें जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसमें बहुत सारी हमारी होम्योपैथिक भी मेडिसिन है जो इस तकलीफ़ के दौरान में अगर इस्तेमाल कराई जाएँ तो अल्लाह के फजल से 9 महीनों में वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है और बच्चे की पैदाइश भी नॉर्मल होती है। तो अगर ऐसी सूरत में कोई प्रॉब्लम उन औरतों को जिनको साथ हो जाती है, वो मुझसे रजू कर सकती हैं ताकि उनकी ये तकलीफ ख़त्म हो जाए। जी वीवर्स, अगर आपको कोई भी मर्ज़ है या आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी कोई ऐसा मर्ज़ है कि वो थक चुके हैं, तो आप इसी वक्त फ़ौरन कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे, और डॉक्टर मोहम्मद अमजद इकबाल भट्टी साहब से रब्ता करें। यकीन माने होम्योपैथिक में वो तमाम मरीज़ों का, वो तमाम अमराज का इलाज है जिससे आप थक चुके हैं। तो रब्ता कीजिए, कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। बीबस, यहाँ पे मैं आपके लिए चाहूँगी कि आप एक दफ़ा डॉक्टर साहब आपको बता दें कि उनके क्लिनिक के टाइम, क्लिनिक कहाँ मौजूद है, किस वक्त डॉक्टर अवेलेबल हैं वहाँ पे, क्या सिलसिला है, ये तमाम चीज़ें डॉक्टर साहब आपको ब्रीफली बता दें। इसके अलावा भी अगर आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहें या अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो स्क्रीन पे हमारे नंबर्स मौजूद हैं जो डॉक्टर साहब के क्लिनिक के हैं, वो आप डायल कर सकते हैं। आप जिस भी इलाके में हैं, जो भी टाइम आपको सूट कर रहा है, जो करीब तरीन जगह है, आप वहाँ जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मेरा एक क्लिनिक तो नाज़ाबाद में है। नाज़ाबाद में मैं हर जुमे के दिन क्लिनिक करता हूँ। तो उसमें ये होता है कि जो नॉर्थ कराची, न्यू कराची, फेडरल बे एरिया, नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, औरंगी टाउन और बल्दिया, मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनको मेरा नाज़ाबाद का जो क्लिनिक है वो सूट करता है। ठीक है। तो मैं वहाँ पे हर जुमे के दिन होता हूँ। ये टाइमिंग बता रहा हूँ आपको। जुमे के दिन शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक मैं वहाँ बैठता हूँ। ठीक है। और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल सामने क्लिनिक है, और सबसे बड़ी निशानी है कि वहाँ पे ख़वातीन की यूनिवर्सिटी है। ठीक है। यूनिवर्सिटी के गेट के मेन गेट के साथ ही मेरा क्लिनिक है। बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है डॉक्टर अमजद इकबाल भट्टी, तो इसी नाम से मेरा वहाँ क्लिनिक है। आप वहाँ पर आएँ, मुझे आके मिलें फ्राइडे वाले दिन शाम 4 बजे से 8 बजे तक। इसके अलावा जो मेरा हेड ऑफिस है वो सदर में है। सदर में मुझे बैठे हुए वहाँ तकरीबन 48 साल हो गए हैं क्लिनिक करते हुए, और वहाँ 71 से मैं वहाँ क्लिनिक कर रहा हूँ। और वहाँ पर जो मेरे टाइमिंग है वो दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक है। अच्छा। रोज़ाना दोपहर को, जिसमें फ्राइडे तो नाज़ाबाद चला जाता है और संडे को ऑफ होता है।
तो बाकी रोज़ाना क्लिनिक दोपहर 3 से रात 9 बजे तक है। ठीक। तो इस दौरान वहाँ पे क्लिनिक होता है और पेशेंट आ रहे होते हैं पूरे हर जगह से, एक पुराना सिलसिला है। इसके अलावा मैंने कुछ अर्सा पहले तक हैदराबाद में तकरीबन 12 साल मैंने क्लिनिक किया है, और टंडोला यार में मैंने 1 साल क्लिनिक किया, मीरपुर ख़ास में 1 साल क्लिनिक किया, मुल्तान में मैंने तकरीबन 4 से 5 साल तक क्लिनिक किया है, लाहौर में 12 साल मैंने क्लिनिक किया है, पिंडी इस्लामाबाद में चांदनी चौक मरी रोड पे मैंने क्लिनिक किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब जगह मैंने क्लिनिक किए हुए पहले से। फैसलाबाद में भी बैठा हूँ चिन्नौट बाज़ार के अंदर। तो पहले माशाल्लाह काफ़ी सारे क्लिनिक थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनको वाइंड अप करके मैं सिर्फ अब कराची में बैठता हूँ। तो कराची में मेरे 3 क्लिनिक हैं। तीसरा जहाँ से हम इसका प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जगह डिफेंस है, और डिफेंस फेज़ 5 है, बदर कमर्शल बदर 10। यहाँ पर मैं डेली रात को होता हूँ, और दिन में डॉक्टर सैफुरमान होते हैं, रात को मैं खुद ज़ाती तौर पे बैठता हूँ। तो अब आप लोग मुझे डिफेंस में भी मिल सकते हैं, सदर में भी आ सकते हैं, और इसके अलावा नाज़ाबाद में भी आ सकते हैं। तीनों जगह जहाँ आपको बेहतर सूट करे वहाँ आप आएँ, मुझे आके मिलें, टेलीफोन पे रब्ता कर लें, टाइम ले लें, उसके मुताबिक आप मुझसे आके ज़ाती तौर पर खुद मिलें आके। यहाँ पे डॉक्टर साहब मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया है जो मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी, क्योंकि इस मैसेज को पढ़ के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और यकीनन देखने वालों को और आपको भी खुशी होगी। सबा आसिम का मैसेज आया है जो आपको इस वक्त के 21 पे देख के बहुत खुश हो रही हैं। पहले ही आपके प्रोग्राम देखा करती थी और ख़ासे अरसे बाद आप जब दोबारा आए तो वो बहुत आपको मुबारकबाद भी दे रही हैं और मिलने की ख्वाहिशमंद भी है। इसके साथ साथ ये सवाल कर रही हैं सबा आसिम कि उनका बेटा है 12 साल का और खेलने कूदने वाला बच्चा है और मतलब वो हाइपर एक्टिव भी है, लेकिन मतलब बड़ों में तो ये इसलिए हो जाता है कि चले उनकी खुराक ये वो बच्चा है, वो खाना पीना भी उसका बैलेंस है, खेलने वाला बच्चा भी है और जितनी उसको खुराक चाहिए होती वो उसको अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाता है और ये वक्फे से होता है। इसके लिए क्या मतलब आप समझते हैं बच्चों में ये बात अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? पहले तो उनका सबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद इन्होंने दोबारा मुझसे रब्ता किया और इन्होंने मुझे याद रखा। और ये काफ़ी 10-12 साल पुरानी बात है जब ये मेरे पास आया करती थी। अब इन्होंने अपने बच्चे का जिक्र किया है, तो मैं ऐसे कहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा चावल का इस्तेमाल ना कराएं और ज़्यादा स्पाइसी फूड ना दें, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना चावल ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और मतलब कि स्पाइसी फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसके अलावा आजकल बच्चे जो हैं नूडल बहुत ज़्यादा खाते हैं। नूडल के अंदर जो है वो सीसा होता है। ये एक चीज़ आपके क्लियर कर दूँ, जो नूडल्स जो आम तौर पर आपने देखा होगा बड़े शौक़ से लोग खा रहे होते हैं, उसके अंदर नूडल में सीसा होता है और वो सीसा जो है वो मैदे को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो इसलिए मैं कहूँगा बच्चों को नूडल वगैरह ना बना के दें। माएँ बहुत आसानी से नूडल तो बना देती हैं, लेकिन उसमें ऐसे केमिकल मौजूद हैं कि जो 100% बच्चों को क्या बड़ों को भी तकलीफ़ देते हैं। तो नूडल से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और बड़ा गोश्त नहीं खाना, सालन में बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चों से अवॉइड करें। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों बड़ों में दोनों में कॉमन हो जाती हैं, तो इस चीज़ से ज़रा एहतियात करें। तो इंशाल्लाह आप बच्चे को लेके आए मेरे पास, अल्लाह के फजल से महीने 1.5 महीने में बच्चा नॉर्मल हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। ज़बरदस्त, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे बात डॉक्टर साहब ने जैसे भी कहा सबा आसिम के सवाल पे कि अब वो बच्चे को इस तरह की चीज़ें ना दें। डॉक्टर साहब हम लोग अक्सर और बेशतर ये करते ये हैं कि पूरा वीक, क्योंकि बहुत बच्चों का भी और वालिदैन का भी और हमारा आपका हम सब का बहुत टायर्ड गुजरता है, बहुत भागा दौड़ी में गुजरता है। तो हमें अगर फैमिली से बात करनी हो, मिलना हो, एक अच्छा माहौल देना हो, क्योंकि पहले तो ये अमूमन ही होता था वालिद कमा रहे होते थे और माएँ घर पर होती थी, बन भी रहा होता था, पक भी रहा होता था। अब ज़िंदगी इतनी भागती दौड़ती है कि माएँ भी कमा रही हैं, भाग रही हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ है और पढ़ाई भी बड़ी मुख्तलिफ तर्ज की हो गई है। तो मोस्टली घरों का अब ये माहौल हो गया है कि हफ्ते में एक दफ़ा वो कोई ऐसा खाना जहाँ वो बाहर बैठ के खा सकें, या जैसे कि आपने स्पैगडी की बात की कि स्पैगडी बन जाते हैं, ये एक ट्रीटमेंट हो जाता है, एक ट्रीट हो जाती है पूरी फैमिली के लिए। तो क्या हफ्ते में अगर कोई फैमिली इस तरह का अपने आप को ट्रीट दे रही है तो वो गलत है या सही है सेहत के लिए, जहनी सेहत के लिए भी? क्योंकि इन तकलीफ़ों से हमारी ना सिर्फ जिस्मानी सेहत ख़राब हो रही होती है, जहनी सेहत भी बड़ी ख़राब हो रही होती है। सही कह रही हैं आप, लेकिन असल में मसला पता क्या है? बात यह है कि अगर आपने इस तरह का प्रोग्राम करना हो तो बकरे का गोश्त का इस्तेमाल कर लें, अच्छा, साथ सलाद वगैरह का इस्तेमाल कर लें, दही का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें,
ठीक है। और सालन में बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें और गर्म मसालों से अवॉइड करें। कुछ स्वीट डिश वगैरह बना लें घर में। आजकल स्वीट डिश का रिवाज कम होता जा रहा है और लोग केक जो है वो ज़्यादा खाने लगे हैं, और क्योंकि केक जो है वो क्रीमी होते हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए। बेहतर ये है कि आप सवैयाँ बना लें, कोई कस्टर्ड बना लें, कोई खीर बना लें, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। वो मैदे को एक तो लाइट चीज़ होती हैं और हज़म भी जल्दी होती हैं, घर में सब खुश होकर खा भी लेते हैं। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि सब्जियों के साथ साथ फ्रूट को ज़्यादा तरजीह दें। जो सीज़न के साथ फ्रूट आते हैं उन फ्रूट को ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे पेट का निज़ाम भी अच्छा होता है और खाने वालों को भी माहौल अच्छा मिलता है। तो आइंदा इस चीज़ पर ज़रा ज़्यादा फोकस करें। बहुत अच्छी और तसल्ली बख्श डिटेल डॉक्टर साहब ने आप लोगों को और मुझे दी, और यकीनन हमेशा की तरह जिस तरह इस प्रोग्राम को देख के आप लोगों का फ़ायदा होता है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और डॉक्टर साहब से तो ये मुलाकात यकीनन बहुत ही दिलचस्प और बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमेशा वो ऐसी बातें, वो ऐसी चीज़ें हम बता देते हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी में शायद मैं और आप भूल ही गए। डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई अच्छा सा खूबसूरत सा पैगाम देखने वालों को और आपके चाहने वालों को? मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर की शिकायत है, डूडनल अल्सर की तकलीफ़ है और इस अल्सर के मर्ज से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बार बार वो मैदे के अंदर कैमरा डलवा के और अपने एक्सरे और मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह करवा चुके हैं और उनको इस तकलीफ़ का आराम नहीं आ रहा। उसमें बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि मुंह के ज़रिए खून भी आने लग जाता है अल्सर की तकलीफ़ में, और मैदे के मुंह पे ज़ख़म बन जाता है, जिसकी वजह से जो वो खुराक खाते हैं उसमें शदीद जलन और दर्द की कैफियत पैदा होती है कि इंसान प्रॉपर खुराक भी नहीं खा सकता। ऐसे वो पेशेंट के जिनको अल्सर की तकलीफ़ रही है, पुराने मरीज़ हैं और उनको मुख्तलिफ दवाइयाँ खाने के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा, वो होम्योपैथिक इलाज की तरफ आएँ। होम्योपैथिक में अल्सर की बीमारी का बेहतरीन इलाज है। आप जब भी आपका ज़हन बन जाए इलाज कराने के खातिर, तो अल्सर का इलाज होम्योपैथिक में कराएं, मुकम्मल बीमारी ख़त्म होती है जड़ से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हमेशा की तरह आज डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया, मुझे और आपको उन सवालों के जवाब दिए जो आप जानना चाहते थे, और इस मतलब ऐसे मकाम पे ले आए जहां मैं और आप किसी भी तकलीफ़ का शिकार ना हो। अगर आप भी, आपकी फैमिली में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई ऐसी बीमारी जो आप हर जगह जा के टेस्ट करवा के और भारी भरकम रकम अदा कर परेशान हो चुके हैं, बोझल हो चुके हैं और अभी तक आपको आराम नहीं है या आपके प्यारों को आराम नहीं है, तो यकीन माने दिल की गहराइयों से मैं आपको मशवरा दे रही हूँ कि आपने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना है। स्क्रीन पे नंबर मौजूद हैं, उन नंबर्स पर डायल कीजिए। 3 जगह डॉक्टर साहब की क्लिनिक होती हैं, सिटिंग्स होती हैं, डॉक्टर साहब ने ब्रीफली बताया। उन तीनों में से किसी भी जगह आप अपनी सहूलत के हिसाब से जा सकते हैं। और आज का प्रोग्राम भी उसी तरह बहुत ही इंफॉर्मेशन के साथ रहा, जिस तरह हमेशा होता है। आपसे मिलने का हमेशा मुझे इंतज़ार होता है और ऐसी जगहों पे जाने का इंतज़ार होता है जहां मैं आपको कुछ सिखा सकूं, बता सकूं और ख़ुद भी सीख सकूं। अपना बहुत ख्याल रखें और ख़ासकर उन लोगों का ख्याल रखें जो आपको चाहते हैं, आपको दुआएं देते हैं। यकीनन आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने इसी तरह से अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।